दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है 28 दिसंबर को, उसके पेपर एनालिसिस को। इसमें आपसे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ईवीएस का जो पोर्शन है, ईवीएस और सीडीपी के हम क्वेश्चंस इसमें कुछ देखेंगे, क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न है अब थोड़ा सा वो चेंज हो गया। 27 दिसंबर से पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि अभी तक जो 27 दिसंबर तक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो टोटल पोर्शन ईवीएस का आपका एनसीईआरटी से आ रहा था, लेकिन 27 दिसंबर के शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बाहर से देखने को मिले हैं। तो जो पेपर था वो मॉडरेट था। ईवीएस का पोर्शन ही ऐसा होता है जिसमें हमें पेपर का थोड़ा सा लेवल ऊपर या नीचे दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से आपके क्वेश्चन ईवीएस से पूछे गए थे 28 दिसंबर में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आने पर उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहें। जल्द ही हम आपके लिए सुपर टेट का पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं। कंप्लीट कोर्स आपको सभी सब्जेक्ट का सुपर टेट का हमारे चैनल पर कराया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसमें ईवीएस से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ईवीएस से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से 4 या 5 नंबर के ही क्वेश्चन आपको अलग से देखने को मिल रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 9 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके सेम वही एनसीईआरटी से ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है। ईवीएस का कंप्लीट मैराथन मैंने आपको दिया हुआ है, उसमें से ही आपको, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, उसमें से ही आपको 9 से 10 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि आपने मैराथन की वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उसको जरूर देख कर जाइए, क्योंकि 2 या 3 घंटे की वीडियो में से अगर आपको 10 नंबर मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी बात है। इतना सारा पढ़ने के बजाय अगर 2 या 3 घंटे की वीडियो से आपको 10 नंबर का कंटेंट मिल जाता है तो इससे अच्छी आपके लिए क्या बात हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन आया था तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। मैं आपको हर बार जो पेपर का एनालिसिस दे रही हूँ हर बार बोल रही हूँ कि एक बार आप इंडिया का मैप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके मैप से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कोई भी ऐसी शिफ्ट अभी तक नहीं गई जिसमें आपका मैप से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। कभी आपसे गुजरात के लगते हुए राज्य पूछ लेते हैं, कभी पश्चिमी बंगाल से लगते राज्य पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि बंगाल की जो खाड़ी है उससे लगते हुए राज्य, या फिर अरब सागर से लगते हुए राज्य। इसलिए आपको मैप को कंप्लीट कर कर जाना है। मैप मैंने पूरा आपको बताया हुआ है। मैप की अगर आप वीडियो देखनी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार आप उसको देख लीजिए तो मैप का आपको याद हो जाएगा कि कौन सा स्टेट को दूसरे किस स्टेट से लगता है। तो इसमें पूछा गया है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब तमिलनाडु है, यहाँ पर आप मैप में देखिए कौन कौन से राज्य से लगते हैं। कर्नाटक लगता है, केरल लगता है और आंध्र प्रदेश लगता है। इस तरह से आपको मैप को याद रखना है कौन कौन से राज्य से लगते हैं। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश ये लगते हैं तमिलनाडु से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है घरों यानी कि आवास से मिलान का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में घरों की विशेषताएं बताई गई है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके पूछे तो उन्हीं से जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, लेकिन ये याद है कि क्वेश्चन आया था आपका घरों से। ठीक है, तो एक बार हम उसकी विशेषताएं देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं घर उनमें किस जगह के घर की क्या विशेषता है। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में मैं आपको, मुझे भी अब याद नहीं कि मैं आपको कितनी बार ये आपको करा चुकी हूँ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो असम है वो एक बारिश का इलाका है, वहां बहुत बारिश होती है, इसलिए जो घर होते हैं, आप इमेज में देखिए, घर जो है वो 10 से 12 फीट ऊंचे इस तरीके से लकड़ी के खंभों पर बनाए जाते हैं,
ताकि घरों में पानी ना भर जाए। और ये जो घर होते हैं ये बने होते हैं लकड़ी के। ठीक है, ये है असम के घर की विशेषताएं। नेक्स्ट देखते हैं मनाली के। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, एक टूरिस्ट प्लेस है मनाली, और पहाड़ी इलाका है। बारिश बहुत होती है यहाँ भी, और यहाँ बर्फ भी पड़ती है। मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। इस तरह की जो छतें होती है, ढालवा छतें बनाई जाती है, और मकान जो होते हैं वो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपको पता है बारिश बहुत कम होती है। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। घरों की दीवार मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लेपकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है। इमेज में देखिए आप, इस तरह के घर बनाए जाते हैं। छतें जो होती है ये कटीली झाड़ियों की बनी होती है। गर्मी से बचने के लिए दीवारें जो होती है मोटी बनाई जाती है और मिट्टी की बनाई जाती है। यहाँ इस तरह के घर होते हैं राजस्थान में। ठीक है, घरों से आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये एनसीईआरटी में ये आपको दिए हुए हैं, मैराथन में भी मैंने आपको ये कराए थे, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पूरी पीछे तक मोड़ लेता है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, उल्लू है। उल्लू अपनी गर्दन जो है वो पीछे तक घुमा सकता है। और इसके साथ में हम एक पॉइंट याद रखेंगे मैना से। मैना क्या करती है? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये अपनी पूरी गर्दन पीछे तक नहीं घुमाती, ये क्या करती है? आगे पीछे करती रहती है झटके से अपनी गर्दन। ठीक है, उल्लू और मैना से, क्योंकि उल्लू से आपका इस शिफ्ट में आ गया, हो सकता है आगे की शिफ्ट में आपका मैना से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसीलिए आपको साथ में मैना का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक पूछा गया था मधुमक्खी पालन का समय। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। मधुमक्खी के बारे में हम देख लेते हैं। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है ये होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का अच्छा टाइम कौन सा है? ये होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय। बोचाहा गांव में लीची के बहुत पेड़ है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं। एक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और कुछ मधुमक्खियां भी होती है जो रस इकट्ठा करती है। मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। एक और पॉइंट है कि मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है 28 दिसंबर की ही शिफ्ट में। आगे हम इसको देखेंगे कौन कौन से और ऐसे कीट है जो समूह में रहते हैं, जैसे चींटी, दीमक, ततैया, ये सभी भी समूह में रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। मैं आपको ये कई बार सीटेट का जो पेपर का एनालिसिस बता रही हूँ, इसमें भी 2 से 3 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और राजस्थान के भरतपुर में है घाना नेशनल पार्क। दोनों आपको ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और राजस्थान के भरतपुर में कौन सा है? घाना नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेल लिपि से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रेल लिपि जो है ये विकसित की थी लुई ब्रेल ने। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये लुई ब्रेल है, इन्होंने ही विकसित की थी ब्रेल लिपि, और ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इस लिपि में क्या होता है? मोटे कागज पर उभरे हुए इसमें बिंदु बने होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि ये जो लिपि होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्रेल लिपि लिखी जाती है। कुछ इस तरीके से लिखते हैं। शायद इस इंस्ट्रूमेंट को स्टाइलस बोलते हैं, जो जिससे ब्रेल लिपि लिखी जाती है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं। ब्रेल लिपि से आपको ध्यान रखना है, लुई ब्रेल ने विकसित की थी, ये फ्रांस के थे, और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथियों के विषय में पूछा गया था। हाथियों के विषय में आपका प्रीवियस ईयर में भी काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं इस बार। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर जरूर करके जाइए।
हाथी के बारे में हम देख लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यदि हम ये पॉइंट ना पढ़े हाथी के बारे में तो हम ये सोचेंगे कि हाथी इतना बड़ा जानवर है और ये दिन में 1-2 घंटे ही सोता है। अगर क्वेश्चन हम ये पॉइंट पढ़ के ना जाते और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो हम 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे भी सोच सकते थे। कितना बड़ा जानवर है, इसे आराम ज्यादा करता होगा। तो ये पॉइंट पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में सभी पॉइंट दिए हुए हैं, इससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। हाथी क्या करते हैं, पानी और कीचड़ में खेलना इनको बहुत भाता है। इनके जो कान होते हैं ये पंखों जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है ये लगभग होता है 200 केजी। कितना होता है, 200 केजी। 2 क्विंटल भी यहाँ लिखा आ सकता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर यानी कि मेल हाथी जो होते हैं वो 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। वयस्क होने पर वे झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हाथियों से एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है आपका तो आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आपका पियाजे से भी पूछा गया था। पियाजे की जो स्टेजेस दी है पियाजे ने, उसमें पूछा गया था कि 2 से 6 वर्ष का बच्चा कौन सी अवस्था में होगा। मैंने पियाजे पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसको। यदि एक बार आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो पियाजे से आपका क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। मैंने सारे एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी पियाजे से कराए हुए हैं। एक बार आप उस वीडियो को और उन एमसीक्यूज को कर लीजिए। चाहे आपका जो भी पेपर हो, केवीएस, DSSB, सुपर टेट, कोई भी आपका पेपर हो, तो फिर पियाजे से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीन पियाजे ने बताई है विकास की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं हम इसको, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो सबसे पहली स्टेज है संवेदी पेशीय अवस्था, ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 12 से 15 वर्ष। ये पियाजे ने बताई है। 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा है वो कौन सी अवस्था में आएगा, वो आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, पियाजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर, इन तीनों को तो आपको पढ़कर बिल्कुल जाना है क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जो ईवीएस से क्वेश्चन आए थे और 1-2 क्वेश्चन जो मुझे सीडीपी का भी पता चला है। यदि आपका आगामी शिफ्ट में पेपर है और पेपर देने के लिए जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट आता है वीडियो से रिलेटेड या किसी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको नोट्स चाहिए, वो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।